हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन के एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी? साइन ए इक्वल टू कॉस ए। देखो, साइन ए इक्वल टू कॉस ए की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। बाकी जो ऑप्शन गिवन है वो 1 के हैं, और हमें पता है कि 1 आएगा हमारा जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, तो ये 1 के इक्वल होता है। या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है। या फिर कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा है, ये गलत है। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? साइन 20 ग्रेटर देन साइन 70, साइन 20 ग्रेटर देन कॉस 20, कॉस 20 ग्रेटर देन कॉस 70, या फिर टेन 20 ग्रेटर देन टेन 70। तो ये अगर आप लोगों को टेबल याद हो तो टेबल में हमारे पास वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो हमने इन वैल्यूज को लर्न किया है क्लास 10th में। और हमें ये भी पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से जब हम 90 की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होती रहती है, यानी साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और 90 पे 1 हो जाती है। इसका मतलब जब हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और कॉस की वैल्यू जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1 और 90 पे ये 0 हो जाता है। और अगर हम 10 की बात करें तो टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, तो अगर साइन इंक्रीज होगा तो 10 भी इंक्रीज होगा जब हम 0 से 90 की तरफ जाएंगे। तो अगर हम इन बेसिस पर क्वेश्चन को देखें तो साइन 20 इज ग्रेटर देन साइन 70, ये गलत है, क्योंकि 20 की वैल्यू छोटी होगी 70 से। साइन 20 ग्रेटर देन कॉस 20, ये भी गलत है। कॉस 20 ग्रेटर देन कॉस 70, ये ठीक है, क्योंकि कॉस 20 कहां पर होगा, कुछ इस जगह पर होगा 0 और 30 के बीच में, और कॉस 70 कुछ यहां पर होगा 60 और 90 के बीच में कहीं पर। ठीक है, तो आप खुद देखो कि जब हम 1 ये 1 के नियर है और ये 0 के नियर है, तो 1 के नियर जो होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा, तो cos 20 बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan 2a equal to 3 tan a is true when the measurement of angle a is। हमें बताना है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगा, tan 2a equal to 3 tan a। तो इसके लिए देखो, हम सॉल्व तो कर सकते हैं tan 2a की आइडेंटिटी लगा के, बट ये आइडेंटिटी क्लास 11th की है, तो 10th में तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा ये। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम एक एक करके वैल्यू पुट करके देखें इसके अंदर। तो अगर आप चाहो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से एक एक वैल्यू पुट करके देखो और देखो कि किस वैल्यू पे आपको आंसर इक्वल मिलता है। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको 30 पे इसका आंसर सेम मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10 2 इंटू 30 करूं तो ये 1060 हो जाएगा, और 1060 होता है √3। इसी तरह से अगर मैं 3 tan a की जगह 30 पुट करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3, और इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। तो ये आपको ये सेम आंसर मिलेगा 30 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसे बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ पे दे दिया गया है, और ये लास्ट ईयर के बोर्ड का क्वेश्चन है। तो
इसे हम सिंपली क्या करेंगे, आइडेंटिटी खोल देंगे इसकी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 sin a cos a। सिमिलरली इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। अब ये साइन स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर a, ये दोनों मिलके हो गया 1। cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो ये क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें cot चाहिए। 2 sin a और cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a प्लस, ये हम यूज कर चुके हैं, sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्योंकि हमें tan स्क्वायर a भी चाहिए होगा, राइट हैंड साइड पे ये भी गिवन है। और ऐसे ही 2 cos a इंटू sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। तो cos से cos कैंसिल, यहाँ sin से sin कैंसिल। अगर बाकी को हम देखें तो ये 1 प्लस 1 2, यहाँ से 2 बचा है 4, ये 5 और ये 2 7, तो ये 7 हो गया। और बाकी इधर से बचा है cot स्क्वायर a प्लस यहां से बचा tan स्क्वायर a। तो इसे अगर आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू 7, क्योंकि बाकी तो इक्वल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल टू 2/9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो हमें क्या गिवन है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 2/9 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो चलो इसी को हम पहले यूज कर लेते हैं, cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो cos a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a। एलसीएम लेने पे क्या होगा, यहां से मिलेगा sin स्क्वायर a और यहां से cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, ये यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर a और ऐसे यहां से cos स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1 और अपॉन ये sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 2/9, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2/9। तो ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर 9/2, यानी आपका आंसर आ गया 9/2 और ये ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू sec a माइनस cos a। हमें बता रहे हैं इनमें से sec a माइनस cos a के इक्वल कौन सी वैल्यू है। तो sec a माइनस cos a को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और ये cos a रहने दो इसे अपॉन 1। एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा cos a, ये तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a अपॉन cos a। तो देखो यहां से इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, sin a इंटू sin a और एक cos a।
तो ये वाला पार्ट जो है ये तो हमारा tan a हो गया, साइन अपॉन कॉस tan a, और यहां से बचा है साइन a। तो ये सिंप्लीफाई हुए हमें मिला tan a sin a, और ये ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, एंड यहाँ पे +2। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या आएगा। तो इस वाले पार्ट में इस 2 को भी हम साइड में छोड़ देते हैं और बाकियों में से लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखने पे ये मिलता है हमें cos स्क्वायर a, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये +2 एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, ये तो cos स्क्वायर a ही रहेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर a एंड 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू साइन a। अपॉन इस ब्रैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन a और यहां पे हो जाएगा cos a +2। अब ये cos स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर a, ये दोनों मिलके हो गए 1, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, और वो 1 जब इस वाले 1 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास बचेगा 2 ये पूरा, और यहां से बचा है 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a और ये cos a +2। अब अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें हम, तो हमें मिलेगा 2 कॉमन लेने पे अंदर 1 प्लस साइन a, और नीचे बचा हुआ है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a +2। ये 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, ये 2 और नीचे cos है, cos के जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो sec हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec a +2। इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पे हमें मिलेगा sec a +1। तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ये होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा C2 ब्रैकेट में 1 प्लस sec a। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a अपॉन साइन a इक्वल टू 1/5, then we have to find the value of 1 plus cos a अपॉन sin a। तो इसे करने के लिए क्या करें, हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a को राइट हैंड साइड ले आऊं तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a 1 माइनस कॉस a, क्योंकि इस 1 के ऊपर आप स्क्वायर एज्यूम कर लो, तो ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी a माइनस बी। इस साइन स्क्वायर a को भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन स्क्वायर जब इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पे 1 बचा रहेगा, 1 प्लस कॉस a
1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब अगर हम इस साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख दें, 1 प्लस कॉस ए तो ऊपर है, एक साइन ए इसके नीचे लिख देते हैं और इनटू में दूसरा इसके नीचे लिख देते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो हमें जो वैल्यू गिवन थी 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की 1/5, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू 1/5 गिवन है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1/5। अब इस 5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यही हमें वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर आ गया हमारा 5, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, इफ साइन अल्फा इज 1/2 एंड कॉस बीटा इज 1/2, तो हमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो देखो साइन अल्फा अगर 1/2 है तो इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस बीटा अगर 1/2 है तो कॉस 60 पे 1/2 होता है, इसका मतलब बीटा हमारा 60 होना चाहिए। तो अगर मैं अल्फा और बीटा को प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 30 प्लस 60 यानी 90। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 4x इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 4/x इक्वल टू कॉट थीटा, देन वी हैव टू फाइंड 4x² माइनस 1 अपॉन x²। तो इससे थोड़ा देखते हैं, सिंप्लीफाई करके हमें गिवन है 4x इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम फाइंड कर रहे हैं वहां एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ एक्स पे स्क्वायर चाहिए होगा। ये हो जाएगा आपका 16x² इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको। सेकंड हमें गिवन है 4/x इक्वल टू कॉट थीटा। यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 16/x² माइनस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ये पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू में मिली है 16x² और कॉट स्क्वायर थीटा मिला है हमें 16/x² इक्वल टू 1। अगर हम इनमें से 16 कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा x² और यहां से बचेगा 1/x² इक्वल टू 1। अच्छा, जो हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, उसमें यहाँ 4 गिवन है जबकि हमें मिला है 16। तो हम क्या करते हैं, इससे 4 करने के लिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो ये हो गया आपका 4x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1/4। तो हमें आंसर मिला 1/4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan² थीटा माइनस x² थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या गिवन है हमें, साइन थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो देखो, एक तो हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा यही रहने दूं, इस 1 को मैं राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं और sec को इधर ले आऊं, तो ये sec माइनस का हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1, यानी ये पूरा -1 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं इस tan को लिख दूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे तो हमारे पास 1 माइनस cos थीटा है ही, और ये -1 हो जाएगा। तो अब थोड़ा यहां कर लेते हैं इसको, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे रहने देंगे एक अलग ब्रैकेट में, और ये 1 माइनस cos थीटा इसे ऐसे रहने देंगे, और यहां से बचा हुआ है माइनस का 1। इस sin स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास cos थीटा 1 माइनस cos थीटा है -1। अच्छा, अगर इस 1 पे स्क्वायर एज्यूम कर लें तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा -1। तो अब ये 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 1 प्लस cos थीटा, और यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो नीचे cos थीटा बचा हुआ है, ये भी cos थीटा हो जाएगा माइनस का cos थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 1 अपॉन cos थीटा, जो होता है sec थीटा के बराबर। तो आंसर आएगा sec थीटा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, then we have to find the value of tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो गिवन क्या हमें कि √3 cot स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहां पर, 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो या तो हम इक्वेशन सॉल्व करके और पहले cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर हम उन वैल्यूज को यहाँ पुट करके आंसर निकाल लें, पर थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा वो। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे सभी को √3 cot थीटा से √3 cot थीटा से डिवाइड करता हूं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और जब हम 0 करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो उधर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो √3 से √3 कैंसिल, और एक cot थीटा से एक cot थीटा कैंसिल, यहाँ से बच गया हमारे पास cot थीटा, माइनस ये cot से cot कैंसिल, ये बचा 4/√3, और यहां पर √3 से √3 कैंसिल, 1 अपॉन cot थीटा, जिसको हम ले सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 0। तो ये cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल हो जाएगा 4/√3 के। अब हमें तो tan और cot पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/√3 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका 16/3। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, और 10 को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा इक्वल टू 16/3। ये कॉट से कॉट कैंसिल, यहां से बचा 2 को हम राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/3 माइनस 2। यहाँ पे एलसीएम लेने पे मिलेगा 3। 16 माइनस 1 3 3 टू 6 यानी 10/3। तो ऑप्शन 10/3 कौन सा है इसमें से? सी। अगला क्वेश्चन है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, हमें फाइंड करना है कॉस की पावर 8x प्लस 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x। तो साइन x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमें 1 गिवन है। तो एक काम करते हैं कि हम साइन x और इसे राइट हैंड की तरफ लाए तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x, तो एक तो हमने ये देख लिया कि कॉस स्क्वायर x साइन x के बराबर गिवन है। अब जो हमें फाइंड करना है वहां पे आते हैं। हमें फाइंड करना है वैल्यू कॉस 8x प्लस 2 कॉस पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x। अब देखो, अगर कॉस स्क्वायर x को हम साइन x लिख सकते हैं, तो कॉस की पावर 8x को हम साइन की पावर 4x लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस की पावर 6x को हम साइन की पावर 3x लिख सकते हैं, और कॉस 4x को साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर साइन x है स्क्वायरिंग करूंगा तो ये साइन स्क्वायर x कॉस 4x के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम? साइन 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां भी x होगा, इसका होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो साइन x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमें 1 गिवन है, यानी इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। 1 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ साइन a प्लस कॉस a इक्वल टू p एंड सेक a प्लस कॉसेक a इक्वल टू q, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की। तो जो गिवन है उसको देखते हैं, साइन a प्लस कॉस a इक्वल टू p। यहां अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहां से मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a
प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और ये इधर से होगा पी स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। और इस 1 को अगर मैं राइट हैंड की तरफ ले जाऊं तो यहां से बचेगा मेरे पास 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकंड हमें गिवन है सेक ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू क्यू। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि हमें जो ये जिसकी वैल्यू चाहिए वहां पे पी पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर लाने के लिए करना पड़ा। बट यहाँ पे क्यू पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, और इक्वल टू हमारे पास या तो क्यू है ही, ये क्यू है ही यहाँ पर। अब अगर आप देखो तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू हमें पी गिवन है, तो यहाँ पे पी डाल देते हैं अपॉन कॉस ए साइन ए की वैल्यू हमने यहां से निकाली, ये देखो साइन ए कॉस ए। अच्छा, इस 2 को अगर मैं यहां से शिफ्ट करके इधर लिख दूं तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां से है हमारे पास क्यू। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी इंटू ये रेसिप्रोकल होके 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्यू। ये p इंटू 2p हो गया, और इस वाले पार्ट को जब इधर भेजेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये होगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2p यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स फुट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी वो ये कह रहा है कि अगर मान लो ये बिल्डिंग है और एक पॉइंट है जो इतने डिस्टेंस पे है, वो ये कहता है कि अगर हम इस बिल्डिंग के हाइट को 20% बढ़ा दें, इसको भी हम 20% बढ़ा दें, और 20% इसे भी बढ़ा दें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर दोनों को हमने इक्वल बढ़ाया है तो यहां से जो लाइन जाएगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो एक टावर है जो ग्राउंड के ऊपर स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। तो शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो शैडो 40 मीटर लॉन्गर है कब? जब सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री है, और किसके कंपैरिजन में? जब वो 60 डिग्री था। यानी कि अगर ये 60 डिग्री था जब, तो शैडो जो होगी वो इतनी लंबी होगी यहां से यहां तक। सपोज करो इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। तो जब ऑल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री था तो शैडो की लेंथ इतनी थी, इसे मान लेते एक्स, यहां से यहां तक। वो कह रहे हैं कि जब शैडो की जब एंगल 30 डिग्री होगा, यानी एंगल जब ये 30 डिग्री होगा, तो शैडो की लेंथ पहले के कंपैरिजन में 40 मीटर लॉन्गर होगी। तो ये 40 मीटर लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसे एच लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है यानी एच, और एक्स हमारा बेस है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा, थीटा यहाँ पे 60 है, तो h अपॉन x इक्वल टू टेन 60 का मतलब √3, तो h हो जाएगा हमारा √3x। इसे वालेट कर लेते हैं। अब आते हैं बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD। ABD में परपेंडिकुलर हमारा h रहेगा और बेस हो जाएगा पूरा x प्लस 40। बेस ये पूरा हो जाएगा B से लेकर D तक, यानी यहाँ तक x था और यहाँ तक 40, तो ये टोटल x प्लस 40 और थीटा हमारा हो जाएगा टेन 30। तो h की वैल्यू हमने √3x निकाल ली थी, वो यहाँ पुट कर देते हैं √3x और नीचे हमारे पास है x प्लस 40। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा हमारे पास 3x और इक्वल टू इधर आके हो जाएगा x प्लस 40। इस x को इधर शिफ्ट कर दो तो 3x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, ये 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40/2 यानी 20। तो x आ जाएगा 20। बट हमें x तो नहीं निकालना, हमें हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, h इक्वल टू √3x और x हमने निकाल लिया 20, तो ये हो जाएगा आपका 20√3। तो हाइट हो जाएगी टावर की 20√3 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। यानी सपोज करो ये रिवर है और इसके ऊपर कहीं एक ये ब्रिज बना हुआ है, ऐसे करके ये ब्रिज है और इस ब्रिज के किसी पॉइंट से एक पर्सन खड़ा होकर जब देखता है इस रिवर के दोनों बैंक्स को, तो एक बैंक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा, यहां से वो बनता है 30 डिग्री का। और यहीं से खड़े होकर जब वो दूसरे बैंक को देखता है तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसका 45 डिग्री का। तो हाइट जो है गिवन है यहाँ पे 30 मीटर है। किसकी हाइट, ब्रिज की। तो ये ब्रिज है यहाँ, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी 30 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ यानी यहां से लेके यहां तक पूरा। तो इसे लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी, ये यहाँ पे राइट एंगल होगा। हमें निकालना है बी डी पूरा कितना होगा। तो पहले देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी में। अच्छा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये इसके पैरेलल ही होता है, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी। और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो एबीसी में थीटा के सामने यानी एसी और अपोन बीसी, ये हो जाएगा आपका टेन 30। एसी की वैल्यू हमें गिवन है 30, बीसी फाइंड करना फिलहाल तो, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी की वैल्यू 30√3 हो जाएगी। ऐसे अब हम देखेंगे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एसीडी। एसीडी में थीटा के सामने यानी एसी अपॉन बेस हो जाएगा इसका सीडी, ये होगा आपका टेन 45, क्योंकि यहाँ थीटा 45 डिग्री का है। एसी 30 ही रहेगा, सीडी फाइंड करना है और टेन 45 होता है 1, तो सीडी की वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमें निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ कितना होगा, बीसी और सीडी को प्लस करके। तो बीसी हमने निकाला था 30√3 और ये आया है 30। तो अगर हम 30 कॉमन ले लें इनमें से तो हमें मिलेगा √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा
आंसर आएगा 30 इंटू √3+1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अगर मान लो ये एक बिल्डिंग है और ये पॉइंट है जहां से एक ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहां से अगर वो उसको देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा थीटा, और इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी तो थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन होती है वो इसके पैरेलल होती है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ऑल्टरनेट एंगल। तो उसने ये बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो करेक्ट है ये। रीजन कहते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। ठीक है, ये वाला, ये जो लाइन है और ये लाइन ये पैरेलल होती है, तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन कहते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड हाइट ऑफ अ टावर, तो एक टावर है ये और इसकी हाइट फिक्स्ड गिवन है। तो फॉर अ फिक्स्ड हाइट ऑफ अ टावर द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये टावर को जो देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा यहाँ पर। तो आप क्या कहते हैं, फॉर अ फिक्स्ड हाइट यानी हाइट हमारा कांस्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वर का टावर से इतना है, तो डी का प्रोडक्ट किसके साथ, प्रोडक्ट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर एंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस और टेंजेंट ऑफ थीटा ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या है, एच, क्योंकि एच यहाँ पर फिक्स्ड है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है? तो अगर मैं टेन थीटा को ऐसे लिख दूं, ये एच और इस डी को इधर ले आऊं नीचे, तो टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन डी, और देखो एच क्या है, परपेंडिकुलर, और डी क्या है, बेस, और टेन थीटा पी अपॉन बी ही होता है, तो बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन कहता है कि टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन डी, हाँ ठीक है, वही बात कह रहा है जो यहाँ पे हमने निकाला, टेन थीटा एच अपॉन डी है, वेयर एच इज हाइट एंड डी इज डिस्टेंस, तो रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, असर्शन कहते हैं कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज डबल्ड, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डबल कर दें, देन द हाइट ऑफ द टावर ऑल्सो डबल्स, तो हाइट भी टावर की बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होता है? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करो यहाँ पे 30 डिग्री है मान लेते हैं, और ये h है, और इसे x ले लेते हैं, तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज डबल्ड, देन हाइट ऑफ द टावर ऑल्सो डबल्स। वो कहता है अगर मैं इस 30 को 60 कर दूं, डबल कर दूं, तो हाइट जो है h की जगह 2h हो जाना चाहिए। तो देखते हैं चेक करके, यहाँ पे फिलहाल अगर मैं देखूं तो h अपॉन x हमारा टेन थीटा आएगा, और थीटा फिलहाल 30 डिग्री है, तो h हो जाएगा हमारा x इंटू टेन 30 यानी 1/√3, तो हाइट होगी हमारी x अपॉन √3। अब अगर मैं थीटा को 60 कर दूं, तो देखते कितना होगा, तो अब ये हो जाएगा h अपॉन x। अच्छा, यहाँ h डैश लिख लेते हैं क्योंकि अब हाइट तो नहीं आएगी ना कोई चेंज होके, लेकिन x चेंज नहीं होगी, बेस हमारा सेम है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 60 यानी कि √3, तो न्यू हाइट होगी h डैश √3x के। तो अब हमें कंपेयर करना है कि ये डबल हुआ या नहीं हुआ, तो h डैश अपॉन h करते हैं, h डैश की वैल्यू हमारे पास है √3x, और इसकी वैल्यू तो थी x अपॉन √3।
तो एच डैश अपॉन एच हो जाएगा हमारा √3x इनटू, ये जब रेसिप्रोकल होगा तो √3/x हो जाएगा, x से x कैंसिल, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो इसका मतलब कि h डैश अपॉन h इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हाइट जो है, नई वाली हाइट, वो 3 टाइम्स बढ़ी है, ना कि 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया असर्शन। रीजन कहते हैं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कहते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। तो वो तो दिख ही रहा है कि जब हमने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाया तो हाइट भी बढ़ी। तो इसका मतलब रीजन तो ठीक है, बट असर्शन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू।